पास मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एशिया, यूरोप और अब न्यूजीलैंड की तरफ सफ़र कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद अली के साथ हम डिस्कस करते हैं कैसे एक स्टूडेंट अपनी ड्यूरिंग एजुकेशन और आफ्टर एजुकेशन, इंटरमीडिएट, आफ्टर बैचलर्स और मास्टर्स के बाद कैसे स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो इस पर हम डिस्कशन करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। आपका मुझे बुलाने का शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो यकीनन हम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हुए हैं, तो सबसे पहले एक्सपर्ट स्टडी गाइडेंस के हवाले से हमें बताएं कि वो कौन सा टाइम होता है कि जब अपना स्टूडेंट सोच सकता है जाने का फॉरेन। अच्छा, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस टाइम पे बच्चे को बाहर जाने के लिए तगो-दो कर देनी चाहिए शुरू, और अपना हार्ड वर्क तेज़ कर देना चाहिए। तो यूजुअली दो या तीन स्टेप्स ऐसे होते हैं, या दो या तीन स्टेजेस ऐसी हैं जहाँ पे आप एक बच्चा सोच सकता है कि मुझे अब बाहर का सफ़र कंटिन्यू करना चाहिए, या अपनी एजुकेशन को बाहर लेके जाना चाहिए। उसमें से जो पहला आपका आता है वो आता है आफ्टर इंटरमीडिएट, जिसमें आप बैचलर्स के लिए बाहर जाते हैं। सेकंड जो आपकी स्टेज होती है वो होती है आफ्टर बैचलर, जिसमें आप मास्टर्स करने जाते हैं। और थर्ड स्टेज होती है आफ्टर मास्टर्स, जिसमें आप पीएचडी करने बाहर जाते हैं। तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान का, तो हमारे यहाँ से तो यूथ फ़ौरन धड़ाधड़ बाहर जाना चाहती है, मगर जो बाहर की वीज़ा रेशो है वो ज़्यादा इस टाइम पे मास्टर स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल है, और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि बैचलर्स का जिस तरह हमारे इधर एडमिशन क्राइटेरिया है, जिसमें आपको पहले यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, उसी तरह बाहर भी आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में पाकिस्तान में अगर हम देखें तो जो इंटरमीडिएट है वो सिर्फ इक्विवेलेंट नहीं होता बाहर के हाई स्कूल लेवल के लिए। हमारे यहाँ पे 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन को हाई स्कूल लेवल कहा जाता है, या इंटरमीडिएट लेवल। बाहर ये एजुकेशन 13 साल की होती है। तो अगर बच्चा बैचलर्स के लिए बाहर जाना चाह रहा है तो उसको 1 साल इजाफी किसी भी कोर्स के अंदर, या किसी छोटे डिप्लोमा के अंदर, किसी डिग्री के अंदर 1 साल और पढ़ना पड़ता है, ताकि उसकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इक्विवेलेंट हो जाए बाहर की हाई स्कूल के लिए। तो तब वो बैचलर्स के अंदर एडमिशन अप्लाई कर सकता है, और फिर उसको भी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में देना पड़ता है। सेकंड जो स्टेप है वो सेकंड स्टेज जो है वो है जो उन बच्चों के लिए जो बैचलर्स कर चुके हैं। तो जो बच्चे बैचलर्स कर चुके हैं उनके लिए मास्टर्स के लिए बाहर परस्यू करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। मास्टर्स के अंदर जो वीज़ा रेशियो है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स स्टूडेंट्स, और मास्टर के अंदर आपको उस तरह से रिगरस एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने पड़ते। मोस्ट केसेस में आपको सिर्फ प्रोफाइल इवैल्यूएशन, सीवी इवैल्यूएशन और डिग्री इवैल्यूएशन की बेस के ऊपर ही वीज़ा मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है, सॉरी। और बहुत सारे केसेस में जैसे फ़िनलैंड है, या जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे आपको एक छोटा-सा इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। सही। और जो तीसरा आपको मैंने स्टेज बताई है वो है पीएचडी के लिए। तो पीएचडी के लिए इस टाइम पे पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स कम्पीट करके पीएचडी लेते हैं, उनके लिए ऑलमोस्ट 100% वीज़ा रेशियो है। और इसमें अपॉइंटमेंट का मसला भी नहीं आता। यूजुअली एम्बेसीज़ के अंदर अपॉइंटमेंट का मसला आता है बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। बट जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, चूँकि वो हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं, तो कंट्रीज़ चाहते हैं कि हाईली क्वालिफाइड जो टैलेंट है वो उसको अट्रैक्ट करें। तो उनके लिए वीज़ा का प्रोसेस भी ईज़ी होता है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी ईज़ी होता है। और अगर वो स्कॉलरशिप सिक्योर करते हैं तो चंद दिनों के अंदर उनको वीज़ा लगता है, एज़ अपोज़ टू जो बच्चे सेल्फ पे जा रहे हैं उनको 2-2 3-3 माह बाद रिज़ल्ट मिलता है वीज़ा का। जो बच्चे पीएचडी पे जाते हैं उनको 20 दिन 22 दिन में, मुझे खुद अपने पीएचडी के लिए 22 दिन के अंदर वीज़ा मिला है। और अगर मैं कहूँ कि किस स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे अगर हम करना चाहें तो किस टाइम पे किया जाए प्रोसेस स्टार्ट, तो अगर आप अपने बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो फाइनल ईयर या अपने सेकेंड लास्ट सेमेस्टर के लिए, यूजुअली 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो 7 सेमेस्टर में आपको कोशिश स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिसके अंदर आपको सबसे पहले जो चीज़ फोकस करनी चाहिए वो आपके टोटल जो कम्युलेटिव सीजीपीए है, और दूसरा आपका आइल्स। तो ये दो पहली चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है अगर आप बाहर कहीं पे भी स्टडी करना चाहते हैं। सही। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा-सा लेना चाहूँगा कि इंटरमीडिएट कम है और ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए ज़्यादा है। इंटर जी, को बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में इतना उनका हमारी एजुकेशन से इक्विवेलेंट नहीं करती। ऐसा तो ही है। अब मुझे बताएँ कि मार्क्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो मार्क्स कहते हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स समटाइम्स उनकी साइकोलॉजी बन सकती है, ज़हन में आ सकता है मेरे मार्क्स कम हैं या सीजीपीए कम है, तो ऐसे स्टूडेंट्स कैसे फॉरेन एजुकेशन का भी सोचते हैं कि हम फॉरेन एजुकेशन हासिल करें, तो वो क्या करें? अच्छा, जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स एवरेज होते हैं 60% हो गए, या सीजीपीए 2.5 3 के अराउंड होता है, 3 भी अच्छा सीजीपीए कंसीडर किया जाता है। ऐसे बच्चों को अपनी एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो पार्ट ज़्यादा लेना पड़ता है। लाइक लेट्स सपोज एक बच्चा जिसका सीजीपीए 2.8 है, और उसकी रिसर्च के अंदर पोटेंशियल उसका ज़्यादा है, 2 रिसर्च पब्लिकेशन है उसकी, तो उसको
यूनिवर्सिटी compete करने के लिए 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगी उसकी पब्लिकेशंस के, या अगर एक बंदा बैचलर्स में उसकी एक पब्लिकेशन है जो उसका फाइनल प्रोजेक्ट था, तो वो उसकी इवैल्यूएशन के अंदर 1 मार्क एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो अगर आपकी सीजीपीए किसी भी लेवल पे कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डोर्स क्लोज हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल पे स्पेसिफिकली उन एरियाज़ के ऊपर आपको ज़ोर देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। मीडियोक्रिटी की डिमांड नहीं है दुनिया में, बट अगर आप सेल्फ पे जा सकते हैं, आपको फ़ीस देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा, तो आप फिर भी पढ़ सकते हैं अगर आपका सीजीपीए 2.5 भी है तो। स्कॉलरशिप की जहाँ तक बात है, तो स्कॉलरशिप बाहर होती है 2 तरह की। पहली तो होती है आपकी मेरिट बेस्ड, दूसरी होती है आपकी नीड बेस्ड या फाइनेंशियल असिस्टेंस वाली। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स यूजुअली जो है वो कम्पिटिटिव होती हैं, और ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मेरिट बेस्ड ही होती हैं, जहाँ पे आपको कम्पीट करना पड़ता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ या पूरे उस टैलेंट पूल के साथ जो कि उधर अप्लाई कर रहा है। सेकेंड वाली जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस वाली है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस वाली स्कॉलरशिप्स फ्यू एंड फार होती हैं, काफ़ी कम होती हैं, बट इटली के अंदर स्पेसिफिकली जो ये स्कॉलरशिप्स हैं वो मिल जाती हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की बेस पे, जो कि वो हर बच्चे को देते हैं रिगार्डलेस ऑफ उसका सीजीपीए क्या है। बट उसको कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं, वो टाइमली पूरे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसको वो स्कॉलरशिप ग्रांट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है जिसका सीजीपीए कम है तो उसके लिए आगे बहुत डार्क और ग्लूमी रियलिटी है। ऐसा नहीं है, आपके लिए मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, आप कभी भी मेहनत करना शुरू कर सकते हैं और आप अपना जो है वो करियर चेंज कर सकते हैं। सही। आपने पब्लिकेशंस का भी, अगर पब्लिकेशंस भी नहीं है, अगर उसने माइनर सब्जेक्ट भी रख लिए है, तो उसके बाद अगर सीजीपीए अगर उसका कम आ गया तो? अच्छा, अगर उसने माइनर सब्जेक्ट्स रख लिए हैं और पब्लिकेशन उसकी नहीं है, तो बेटर ये है कि वो ट्राई करता रहे, क्योंकि ट्राई करने से ही कामयाबी मिलती है। जी। और आपको नहीं पता होता कि आपका रिज़ल्ट कहाँ लिखा है और कहाँ पे आपका जो है वो बेटर एक अपॉर्चुनिटी निकल आएगी। बट मीनवाइल उसको अपनी प्रोफ़ाइल पे, मैंने जैसे पहले कहा कि उसको अपनी प्रोफ़ाइल पे वर्क करते रहना पड़ेगा। उसको पब्लिकेशंस की तरफ जाना पड़ेगा, या उसको दूसरे ऐसे काम करने पड़ेंगे जैसे कॉन्फ्रेंसेस के अंदर प्रेज़ेंट करना, अपना पोस्टर प्रेज़ेंटेशन हो जाती है, या आपने रिसर्च प्रेजेंट कर दी अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपने लोकल कॉन्फ्रेंस आपकी यूनिवर्सिटी में हो रही है उसमें पार्ट ले लिया, आपने कोई वर्कशॉप अटेंड कर ली अपनी किसी फील्ड के अंदर किसी स्पेसिफिक टेक्निक के लिए या किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए, कोई स्पेसिफिक नीश के लिए, जो कि कल को आपको बेहतर बनाएगी रेस्ट ऑफ द टैलेंट पूल से। क्योंकि हम सीवीज अगर देखें तो ऑलमोस्ट सब बच्चों ने, अगर हम देखें बेस लेवल के ऊपर, तो अगर ग्रेजुएशन सब बच्चों ने की है तो सबकी सीवी सेम होगी। इंटरमीडिएट आएगा, उसमें 6 माह की इंटर्नशिप आ जाएगी, बैचलर का सीजीपीए आ जाएगा, सीजीपीए 2.5 होगा, किसी का 3.5 होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन के अंदर बच्चा होता है तो आपको स्टैंड आउट करना है। स्टैंड आउट आप तभी कर सकते हैं जब आप 50% या 60% ऑफ बच्चों से अलग काम करेंगे, या आप उसके अंदर एक अपना नाम बनवाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट किसी और चीज़ में ज़्यादा पुट करेंगे। सर्टिफिकेशंस भी इसमें आती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ की सर्टिफिकेशन है और किसी दूसरे बच्चे के पास वो नहीं है, तो वो आपकी कैटेगरी, आपकी टैलेंट के अंदर या आपकी सीवी के अंदर एक चीज़ ऐड हो गई है। तो इस तरह सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स, पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपको बाहर प्रोग्रेस करने में ऑन अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसमें मेरिट बेस को सही। मैं ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ अभी। सही। इसमें मुझे बताएँ कि आपने 7th सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट्स को कोशिश स्टार्ट कर देनी चाहिए कि वो देखना स्टार्ट कर दें कि मुझे कहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसका फिर तरीकाकार क्या है कि वो कैसे पता चलेगा उसको, हुँ, हुँ। और मैं किन सब्जेक्ट्स में कैसे वीज़ा हासिल कर सकता हूँ? किन मुल्कों में मैं अप्लाई कर सकता हूँ? अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा-सा समराइज़ करूँ, तो आपके पास सबसे बड़ा जो एक स्टूडेंट के पास एसेट होता है वो उसका स्मार्टफ़ोन होता है, इंटरनेट होता है। इंटरनेट का यूज़ करते हुए आप खुद, एक बच्चा जिसको फ़ोन यूज़ करना आता है, गूगल क्रोम या कोई भी आप ब्राउज़र ले लें, आप किसी भी कंट्री के साथ फ़ैसिनेट है, लाइक लेट्स सपोज़ आपको कनाडा पसंद है या आप कनाडा जाना चाहते हैं, तो आप कनाडा की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ या यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा सर्च करेंगे गूगल पे। तो पहली 10-12 यूनिवर्सिटीज़ आप उनके नाम लिख लें। रोज़ाना की बुनियाद पे आप एक यूनिवर्सिटी ओपन करें, वहाँ पे आप जाके एडमिशन्स में देखें कौन-कौन से कोर्सेज़ आपको ऑफ़र करते हैं। उन कोर्सेज़ के अंदर जाके देखें उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आप उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा उतर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसके अंदर अप्लाई करने के लिए देखें कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। कई जगहों पे आइल्स, जैसे कनाडा की मैंने बात की, 6.5 चाहिए, कहीं पे 7 चाहिए। उसी तरह यूरोप के अंदर 6.5 सब में चाहिए। कई जगहों पे तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। बट जितना कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा और जितना आप कम्पीट कर सकेंगे, उतनी आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपका सबसे बड़ा एसेट स्मार्टफ़ोन है और सेकंड एसेट आपका ईमेल। लेट्स सपोज़ मैं एक बच्चा हूँ जिसने बाहर जाना है और मुझे कोई पता नहीं है मैंने कहाँ जाना है, और मैंने एक यूनिवर्सिटी ओपन की है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि इस प्रोग्राम के साथ मैं एलिजिबल हूँ या नहीं।
तो उधर आपको ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या ईमेल की ईमेल मिल जाएगी, या एडमिनिस्ट्रेटिव टीम की ईमेल मिल जाएगी, या यूनिवर्सिटी की वैसे कोई ईमेल मिल जाएगी। तो आप उस पर ईमेल करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या, लेट्स सपोज अगर मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ तो मैं ईमेल करके पूछ सकता हूँ कि क्या यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल हैं तो कितनी अवेलेबल हैं, और क्या आप उन चीज़ों में फॉल करते हैं कि नहीं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिनका आम इंसान को नहीं पता होता। लाइक अनाउंसमेंट पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल स्कॉलरशिप्स की इतनी ज़्यादा नहीं होती है। एजुकेशन एक्सपोज होते हैं, वो भी हर बंदा उधर अपने फ़ायदे के लिए गया होता है, स्टॉल्स लगाए होते हैं, हर बंदा अपने आप को प्रमोट कर रहा होता है मार्केटिंग के तौर पे। बट जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए या तो आपको कम्पीट करना पड़ेगा, या आपको फिर रीच आउट करना पड़ेगा टू डिफरेंट प्रोफेसर्स या टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। कई दफ़ा में ऐसा होता है कि आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, और आपका लेट्स सपोज, एक मैं आउट ऑफ द ब्लू एग्जांपल लेता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी आपका सब्जेक्ट था या फार्माकोलॉजी आपका सब्जेक्ट था, तो आपने एक रिसर्च की हुई थी किसी ड्रग के ऊपर या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। वो एक प्रोफेसर के पास ग्रांट आई हुई है ऐसे किसी रिलेटेड प्रोजेक्ट की, तो उसके अंदर आप उसको रीच आउट करते हो कि सर ये मेरी सीवी है और आई एम लुकिंग फॉर सम फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क इन योर लैब, या फिर सम फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट यू गाइस कैन प्रोवाइड मी टू बेटर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अ गुड इंस्टीट्यूट। तो आपने अपनी मोटिवेशन शो करनी है, जिसे हम आमतौर पर मोटिवेशन लेटर कहते हैं। मोटिवेशन लेटर भी आप एआई से ना लिखवाएं, आजकल हर चीज़ एआई लिखना शुरू हो गया, बट वो उनको कैच करनी आ गई है। अगर हम स्कॉलर्स की बात करें तो हम अगर एआई को जान रहे हैं तो वो भी सारी दुनिया जानती है। तो आपने अगले को कन्विंस करना है या उसको बताना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि आप मुझे प्रेफर करेंगे एज अपोज टू अनदर पर्सन जो कि आपको रीच आउट कर रहा है। कई दफ़ा ऐसे केसेस के अंदर, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर या रिसर्च लैब्स के अंदर स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो वो स्पेसिफिकली या किसी मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए या किसी पीएचडी के स्टूडेंट के लिए उन्होंने रखी होती हैं। तो अगर आप सर्च आउट करेंगे तो आपको यकीनन कोई ना कोई दरवाज़ा ऐसा मिलेगा खटखटाने पे जहाँ पे आपका रिज़्क लिखा होगा इंशाल्लाह। तो कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ का वीज़ा बहुत मुश्किल है या पेनिट्रेशन हो गई है, तो या इसमें भी फील्ड डिपेंड करती है, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, इसका वीज़ा आसानी से मिल सके, या अब प्रॉब्लम्स हो गई हैं या अच्छा, डेवलप्ड कंट्री में जाए एक स्टूडेंट? पहली चीज़ तो है कि आपके अपने एसेट्स आपको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। अगर आप 20 से 25 लाख रुपया तक इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बाहर के सफ़र के अंदर, तो बेटर ये है कि आप ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे आप बेशक थोड़ी सी फ़ीस दे लें, बट वहाँ से आप इतना अर्न कर सकें पार्ट टाइम जॉब के अंदर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करते हुए कि आप बर्डन ना पड़े अपने पेरेंट्स के ऊपर। अगर आपके पास फाइनेंसिस का इतना इशू नहीं है, देन यू शुड गो फॉर द बिग हिटिंग कंट्रीज़, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड या यूके। यहाँ पे जाने के लिए यूजुअली कॉस्ट ज़्यादा होती है और बैरियर ऑफ एंट्री भी यूजुअली ज़्यादा होता है, और बट एज़ दे से कि थोड़ा गुड़ डालेंगे तो चीज़ मीठी होगी। तो वो गुड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना गुड़ डाल सकते हैं। अगर आपके पास इतना ज़्यादा एसेट्स नहीं है शो करने के लिए, बैंक स्टेटमेंट शो करने में मसला आता है, या आप इतनी ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेटर टू गो फॉर यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक तो बैंक स्टेटमेंट के इशूज़ कम होते हैं, दूसरा वहाँ पे फ़ीस भी कंपैरेटिवली टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ कम होती हैं। तो वो एक बेटर प्लेटफॉर्म है कि अगर पाकिस्तान से आप जंप करके कहीं जाना चाह रहे हैं तो या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। एक चाइना हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, सीएससी स्कॉलरशिप। रशिया प्रोवाइड करता है ओपन डोर स्कॉलरशिप। अभी टर्की की स्कॉलरशिप्स आएंगी, टर्की बिस्लरी, टर्की बर्सलरी के नाम से। फिर ब्रुनई एक कंट्री है, मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री है ब्रुनई दारुस्सलाम, आजकल उसकी स्कॉलरशिप्स आई हुई है। हंगरी एक कंट्री है यूरोप का, वहाँ पे एचईसी के साथ कोलैबोरेशन के साथ आती हैं स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप्स। तो आप उन सब के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। बट जनरल रूल ये है कि अगर आपके पास एसेट्स या फंड इतना ज़्यादा नहीं है तो इट्स बेटर टू गो फॉर यूरोपियन कंट्रीज़। सही। तो अगर इसमें पैसा कितना मैटर करता है, अगर एक बहुत ही मीडियोकर क्लास है तो अगर वो सोचता है कि मैंने बाहर एजुकेशन हासिल करनी है, तो क्या वो जा सकता है बाहर? मीडियोकर क्लास, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मीडियोकर क्लास का बंदा या बच्चा बाहर पढ़ने जा सकता है, बट जैसा कि मैंने कहा कि उसको अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना है और अपनी वीकनेस से थोड़ा दूर रहना है। उसकी वीकनेस अगर ये है कि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसको फिर अपनी एकेडमिकली परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी, या उसको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया सीजीपी के अलावा जो काफ़ी जी। 3-4 ऑप्शन मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हुँ। हैं, उनके अंदर अगर वो ये भी नहीं करना चाहता और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो फिर उसके लिए बाहर का सफ़र थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सही। क्योंकि आपको कहीं न कहीं पे मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आप अपनी प्रोफ़ाइल डेवलपमेंट के ऊपर मेहनत कर लें, या फिर आप पैसे दे के बाहर चले जाएँ।
तो मेहनत वहाँ पे की फैक्टर होती है एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए। दूसरा, नेवर गिव अप। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपकी कोशिशें रंग ले आएंगी। लाजमी नहीं है कि अगर आपने लेट सपोज जर्मनी जाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी, बगैर जर्मनी में आपका एडमिशन नहीं हो सका, तो आपको कहीं और एडमिशन नहीं मिलेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक जगह पे मेहनत कर रहे होते हैं बट उसका रिवार्ड हमें कहीं और मिल जाता है। सो जी। ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। अच्छा, इसमें कंसल्टेंट्स अक्सर यकीन स्टूडेंट्स अक्सर कंसल्टेंट्स के हाथों में चढ़ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं 100% डन वीज़ा, हम आपको 100% वीज़ा आपका कंफर्म है। तो क्या वाकई इस तरह कहते हैं हमारे एम्बेसीज के साथ ताल्लुकात हैं तो उस पे हम कर लेंगे, तो ये इसकी फैक्ट्स है या? अच्छा, ये सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कंसल्टेंट्स का अपनी वीज़ा या कंसल्टेशन सर्विसेज देने के लिए। कोई भी इंसान अगर यहाँ पे लेट सपोज एक ऑफिस में बैठा है तो उसके किसी भी वीज़ा ऑफिसर के साथ ताल्लुकात नहीं हो सकते। मेरा जैसे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, तो आपने अगर इस्लामाबाद एम्बेसी ऑफ इटालियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद में वीज़ा फाइल करना है, तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर कौन है वो हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला पर्सन और है, वीज़ा देने वाला पर्सन और है। और जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं इनकी सैलरी इतनी अच्छी होती है कि इनको साइडों से घूस लेने की या साइड इनकम जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो असल में ये बच्चे के फ़ियर पे खेलते हैं, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन या फ़ियर ऑफ फेलियर या फ़ियर ऑफ नॉन कॉम्पिटेंस और मुझे मेहनत नहीं करनी। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर कंसल्टेंट बच्चे के माइंडसेट के मुताबिक उसको वो बात बताता है जो वो सुनना चाह रहा होता है। मैं लेट सपोज एक बंदा हूँ और मैं एक कंसल्टेंट के पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ सर मेरे पास शो मनी के तौर पे 50 लाख हो जाएगा, मेरा CGPA 2.5 है, बट मैं आइल्स नहीं दे सकता और मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, या इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ना वो बंदा भी कंसल्टेंट जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे 10-15 बच्चों को डील कर रहा होता है, उसको समझ आ जाती है इस बच्चे को मैं क्या बात करूँगा तो ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा। वो उस बच्चे को कहेगा हम आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ले देंगे, हम आपका डन बेस वीज़ा कर देंगे, हम आपको आइल्स की भी ख़त्म करवा देंगे, हम आपको अपॉइंटमेंट भी ले देंगे, हम आपके लिए सारा कुछ कर देंगे। तो उसमें बच्चे को फ़ील होता है कि हाँ भाई मैं पैसा दे रहा हूँ, सारा कुछ ये करेगा, मेरे अपने एंड पे या मेरे अपने ओन पे कोई मेहनत नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं करना, मैं बस आराम से बैठूँगा और ये बंदा मेरे लिए सारा कुछ करेगा और मैं बाहर चला जाऊँगा। ऐसे केसेस के अंदर मोर देन 50% ऑफ द टाइम चांस होता है, अगर चांस लग जाए तो उसका वीज़ा लग भी जाता है, चांस लग जाए तो नहीं भी लगता। बट काफ़ी केसेस के अंदर मोर देन 70% ऑफ द केसेस जब ये चीज़ ख़राब होती है तो उसमें बच्चे को कंसल्टेंट का कसूर नज़र आ रहा होता है। बट मेरे से पैसा अगर जा रहा है तो वो मेरी मर्ज़ी से जा रहा है कंसल्टेंट के पास। मैं ही अगर इतना बेवकूफ़ हूँ कि उसकी बातों में आ रहा हूँ और सब सब्ज़ बाग देख के मैं कह रहा हूँ हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लो मेरे पैसे और मुझे बाहर ले जाओ, तो वहाँ पे कसूर मेरे ऊपर भी आता है। वो तो अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए बैठा है, बट मेरा भी अपना एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं चीज़ों को डबल चेक करूँ कि क्या ये बंदा जो मुझे बात कह रहा है उसकी कोई सच्चाई भी है, या इटली के नाम पे अगर स्कैम हो रहा है कि हम आपको ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, तो क्या आपको ये पता है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? या अगर आप किसी बुरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे एडमिशन लेना ईजी है, तो वहाँ पे यकीनन वीज़ा लेना मुश्किल है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे वीज़ा लेना भी आसान है, मगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या एक बहुत थकी हुई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं जिसकी रैंकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपकी जो अगली मास्टर्स की डिग्री है वो भी आपकी बैचलर्स की डिग्री के साथ सक्सीड नहीं करती उस फील्ड के अंदर, फील्ड चेंज करें टोटल, तो इसमें भी चीज़ों के अंदर इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो इंडिविजुअल केस बेसिस के ऊपर है, बस आपने अपनी कॉमन सेंस के साथ जाना है और अपनी तरफ से भी थोड़ी सी रियलिटी को देखना शुरू करना, डबल चेक करना है। आपको काफ़ी फेसबुक पे ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे लेट्स सपोज पाकिस्तान स्टूडेंट्स इन फ्रांस, पाकिस्तान स्टूडेंट्स इन इटली, पाकिस्तान स्टूडेंट्स इन चाइना, वो आपको काफ़ी बच्चे वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी बता देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे स्कॉलरशिप आने के बाद मिलती है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, अकोमोडेशन कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, या जो आपको स्कॉलरशिप मिलनी है वो किस टाइम पे मिलेगी, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आके करनी है। कई दफ़ा ऐसे होता है, मेरे साथ अपने केस में हुआ था कि मेरा वीज़ा लेट हो गया था, तो मेरी स्कॉलरशिप ज़ाया हो गई थी। तो ये चीज़ मुझे पहले से पता थी कि मुझे अगर दिसंबर तक मैं नहीं पहुँचूँगा तो मेरी स्कॉलरशिप वेस्ट है। तो मैं दिसंबर तक नहीं पहुँचा, मेरा वीज़ा ही जनवरी में आया था, तो मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई थी। बट दैट डज़न्ट मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन थी सारी कि मैंने अपनी तरफ से मेहनत की हुई थी, मुझे पता था कि हाँ भाई ये चीज़ें लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकती हैं, चाहे मैं हर चीज़ पूरी कर लूँ। काफ़ी चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती हैं, आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करती हैं। तो कंसल्टेंट्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपने जज करना है कि अगला बंदा आपके साथ किस तरह से चल रहा है, आपको सिर्फ़ वो चीज़ें बता रहा है जो आप सुनना चाह रहे हैं, या वो आपको रियलिटी भी बता रहा है। तो बेटर थिंग ये है कि अगला बंदा आपसे बात कर रहा है, ठीक है, आपको नहीं पता चीज़ों का, डज़न्ट मैटर, हर बंदे को हर चीज़ नहीं पता होती, बट आप अपनी तरफ से कुछ तो एफर्ट पुट करें बीच में, सही। ये चीज़ मैटर करती है।
अच्छा, अगर हम इस प्रोसेस को देखते हैं, वीज़ा रिजेक्शन होता क्यों है? और इससे कैसे हम इनिशियली तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट ना हो? अच्छा, एक्सीलेंट क्वेश्चन। वीज़ा रिजेक्शन यूजुअली आजकल आ रही है, या तो बच्चे का इंटरव्यू एम्बेसी में अच्छा नहीं होता, अगर इंटरव्यू है एम्बेसी के अंदर, और जैसे मैंने आपको बताया अगर कंसल्टेंट ने सारा कुछ किया तो आपको तो पता ही नहीं आप किस कोर्स में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, उसका रैंक क्या है, आप कौन से कोर्स में सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो आपके साथ रेलिवेंट भी हैं या नहीं। मैंने अगर आपके सामने अपने आप को डिफेंड करना है फॉर अ वीज़ा, और मैं आपको ये कन्विंस ही नहीं कर पा रहा कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे वीज़ा नहीं देंगे। या हुँ। मेरा एटीट्यूड या मेरे आंसर से ये लग रहा है कि भाई इस बंदे को सिर्फ पाकिस्तान से निकलना है, इसका स्टडी में इतना ध्यान नहीं है या इतना मोटिवेटेड नहीं है स्टडी करने के लिए, ही इज़ जस्ट डूइंग दिस टू गेट अ वीज़ा। तो वो उसको समझ आ जाएगी ये बात, वो आपको वीज़ा नहीं देगा। तो इलीगल इमिग्रेशन का रिस्क आजकल जो है वो बहुत पाकिस्तानी पे चला हुआ है, क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री है कि हम जिस भी कंट्री में जाते हैं या तो वहाँ पे जाके हम भाग जाते हैं, हुँ। या जाके हम असाइलम अप्लाई कर देते हैं, या एक डंकी का बहुत रिवाज जी, चला हुआ है, बिल्कुल ऐसे डंकी ही। लगा के चले गए। तो हमारी अपनी जो ग्लोबल मार्केट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तानी कम्युनिटी की, वो भी, और जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं कि हम इस तरह की चीज़ें से एग्जेम्प्ट हो सकें। तो हर बंदा आपको एज अ पर्सन देखेगा जिससे सही। उसको डर है अपने कंट्री में। और तीसरी चीज़ आती है आपकी फाइनेंशियल्स की। अगर आपके पास स्टेटमेंट अपनी नहीं है, आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है, लाइक मैं 35 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखवा लेता हूँ एकदम ही, और उसका प्रूफ नहीं है मेरे पास ये कहाँ से आए हैं, बट मैं कहता हूँ एम्बेसी को मेरे पास फंड्स हैं भाई, मैं जाके सस्टेन कर सकता हूँ, तो उस एम्बेसी पता करेगी ये इसके पास फंड्स कहाँ से, आपसे पूछेगी कहाँ से फंड्स आए। अगर आप उसको बता ही नहीं सकें ये फंड्स कहाँ से आए, मेरे बाहर जाने के बाद अगर मुझे बाहर जॉब नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं होता, तो क्या मेरे पेरेंट्स मुझे फ़ंड कर सकते हैं पाकिस्तान से। तो अगर आपको इस तरह की फ़िशी चीज़ें मिलेंगी कि जो चीज़ आप शो कर रहे हैं और आपके एसेट्स में वो चीज़ें हैं ही नहीं, तो उन बेसिस उन ग्राउंड्स के ऊपर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सही। सो रिस्क ऑफ फाइनेंशियल कह लें कि आपका फाइनेंसिस अच्छे नहीं है, इलीगल इमिग्रेशन रिस्क, और एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि वो करने क्या जा रहा है, और ही वो सिर्फ अपनी तरफ से अगर मेरा वीज़ा लग जाए, सही। तो ये 3 इश्यूज़ हैं जिनकी बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सही। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि किसी कंट्री में जाने से पहले वाले। हुँ, अब अगर एक स्टूडेंट वहाँ पे चला गया है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो कि स्कैम करते हैं। इवन दैट उनके वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जाते हैं, उनकी खुशी होती है कि हम पार्ट टाइम काम भी करें। हुँ। तो इवन दैट मैंने कुछ सुना भी हुआ इस तरह का कि वहाँ पे $10 की जॉब है, तो वो आपको जो है वो $4 आपको महँगे, $6 वो अपने पास रखेगा। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स, आपका क्या इस हवाले से एक्सपीरियंस गुज़रा है? जो आप में से बात करें वो है अंडर पेइंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है आपकी कम्युनिटी के अंदर, जो लोग बाहर हैं और फ़ेवरेबल पोज़ीशंस पर हैं, जिनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं या बाहर अपने बिज़नेसेस हैं, दे टेंड टू हायर यू बिकॉज़ दे कैन पे यू लेस। आप उनसे ज़्यादा डिमांड करेंगे तो वो आपको बताएँगे इक्वल करके भाई आप 7 यूरो कमा रहे हो घंटे का, पाकिस्तान के मुताबिक 2100 रुपया बनता है। हुँ। तो ये चीज़ मैंने जैसे आपको कहा कल्चरली हमारे अंदर प्रेवलेंट है कि हम हर बंदे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सही। तो जो जिस बंदे को हम देखते हैं इन अ पोज़ीशन ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंस के वो मेरे पर डिपेंड है, भागेगा नहीं कहीं पे, मैं उसे कम भी पे करूँगा तो उसे पैसों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपका फ़ायदा उठाया जाता है। बट वो उस केस में भी होता है जब आप अपने लीगल हार से ज़्यादा काम करने की ट्राई करते हैं। लाइक मैं जब इटली था तो हम हमें 20 आवर्स पर वीक अलाउड था वर्क। तो मैंने एक इटालियन फर्म के अंदर काम करना शुरू कर दिया। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 4 आवर्स का, तो मैं 4 आवर्स ही जाता था, वो मुझे पूरे पैसे पे करता था। एक बंदा वो कहता है भाई मैं इधर पढ़ने आया हूँ बट मैंने इधर पैसा छापना है जितना मैं मैक्सिमम सही। छाप सकूँ। वो कहेगा भाई मैं 8 घंटे 10 घंटे जॉब करूँगा, तो आप मुझे सैलरी, वो उसे भी पता है कि यार ये गलत जॉब कर रहा है, इसको 8 घंटे अलाउ नहीं है, 10 घंटे अलाउ नहीं है, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जब वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो उसकी मर्ज़ी आपको कितना भी पे करे। तो हुँ। अगर आप लीगली चलेंगे चीज़ों पे लेके, तो लीगल ग्राउंड्स के ऊपर आपके साथ काम ख़राब नहीं हो सकता। बट अगर एक बंदा आपके साथ लीगल ग्राउंड्स पे नहीं चलना चाह रहा, आपके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं कर रहा, और आप भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं कर रहे और अपने आवर्स से एक्सीड कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि हर बंदा अपने मुताबिक आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। बट जैसा जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं, वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं। तो काफ़ी अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको अच्छे तरीके से गाइडेंस देते हैं। मेरे केस में मुझे काफ़ी अच्छे लोग ऐसे मिले, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि ये स्टेप्स हैं, आप अब यहाँ पे आ गए हैं, अब आपने पहले ये प्रोसेस करना है, फिर ये प्रोसेस करना है। आपका हेल्थ कार्ड इस तरह बनेगा, आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है रेज़िडेंस परमिट वो इस तरह होगा, उसकी इस तरह आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। तो जहाँ पे अच्छे लोग हैं, वहाँ पे बुरे भी हैं। आपको एक्सपीरियंस के साथ-साथ समझ आ जाएगी कि हाँ भाई, पहला महीना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, आप न्यू होते हैं जगह के लिए, आपने एसेंशियली हिजरत की हुई है। तो
लोग आपको तरह तरह के मिलते हैं, हर बंदा आपसे अच्छे से मिलता है। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट है वो गया है वहाँ पे फॉरेन कंट्री के अंदर, तो उसको क्या स्टेप्स ले कि जिसमें वो अर्निंग भी करे, अपनी एजुकेशन भी अच्छी हासिल करे? तो सबसे पहले वो क्या देखे? सबसे पहले वो ये देखे कि उसकी स्टडी किस चीज़ में हार्म नहीं हो रही, क्योंकि एट द एंड हम ऑड जॉब्स करके अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, बट वो ऑड जॉब्स की लाइफ से हम अपना करियर नहीं बना सकते, सही। या हम उस ऑड जॉब की लाइफ को पूरी ज़िंदगी नहीं लेके चल सकते। कुछ चलते भी हैं। कुछ चलते भी हैं, वो हर बंदे का अपना जी। अपना समझे माइंडसेट होता है। हुँ। कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी पैसा आना शुरू हो जाएगा, 1000-2000 डॉलर जी। कमा रहा हूँ मैं, बस ठीक है, इतना ही चलता रहे, इसी तरह चलता रहे, तो लोग फील्ड को छोड़ भी देते हैं, तो वो टू ईच इज़ ओन। बट अगर आप अपना करियर अपनी फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो ये है कि पहले अपनी स्टडी को फोकस करें, साथ में आप जॉब हंट करना शुरू करें। आपको जो लगता है कि आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, लाइक कुछ लोग होते हैं वो कुकिंग में अच्छे होते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाके जॉब अप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पब्लिक रिलेशंस में अच्छे होते हैं, पब्लिक डीलिंग में, कम्युनिकेशन में, वो जाके फ्रंट डेस्क पे जॉब अप्लाई शुरू कर देते हैं। तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढनी है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यू जस्ट हैव टू फाइंड अ डोर टू नॉक ऑन। और जितने डोर्स आप नॉक करेंगे, अगर आपको 100 में से 100 भी नो कहते हैं, तो शायद 100 फर्स्ट आपको कह दे हाँ जी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। और दूसरा, आपने कभी डिसअपॉइंट नहीं होना। अगर आपका वीज़ा लगा है एक जगह के लिए, तो दैट मीन्स आपका रिजल्ट उधर लिखा गया। तो थोड़ा सा अल्लाह की ज़ात के ऊपर भी भरोसा रखें कि अगर आपको वो एक जगह पे भेज रहा है अल्लाह मियाँ, तो वहाँ पे आपके लिए भूख नहीं लिखी, वहाँ पे अल्लाह ने आपको रिज़्क देना है। तो सही। थोड़ा सा आप ढूंढें, थोड़ा सा आपको ढूंढता ढूंढता खुद पहुँच जाएगा। तो ये सही। है कि थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने हर चीज़ को लेके चलना है। स्टेप्स लेने हैं रीज़नेबल, लॉजिकल। अपने आप को ओवरबर्डन नहीं कर देना काम के साथ, या अपने सब्जेक्ट्स मिस नहीं करना शुरू कर देने, क्लासेस मिस नहीं करना शुरू कर देनी। क्योंकि एट द एंड लेट्स सपोज आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो 2 साल की डिग्री के बाद आपको इंटरव्यूज़ में प्रेजेंट होना है। इंटरव्यूज़ के अंदर अगर आपको पता ही नहीं है मैंने क्या पढ़ा है, या इस चीज़ को मैं कैसे टैकल करूँ, मुझे क्या टेक्निकल स्किल्स मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैंने ना क्लासेस ली है ना मुझे पता है, असाइनमेंट्स मैं किसी और से बनवाता रहा हूँ, तो मैं हुँ। वो इंटरव्यू कैसे क्रैक करूँगा? मैं एक सही। एम्प्लॉयर को ये कैसे यकीन दिलाऊँगा कि मैं वो बंदा हूँ जिसकी उसे तलाश है, और वो कैरियर मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो मैं तो फिर सारी उम्र के लिए ऑड जॉब्स करता रह जाऊँगा। ऑड बिल्कुल। जॉब्स अच्छी हैं, ज़रूरी हैं, ज़रूरी क्योंकि है। उससे आपको मेहनत करना भी आता है, सही। कम में गुज़ारा करना भी आता है, और आपको ये हंगर भी रहता है कि मैंने अपनी लाइफ़ अपनी फ़ील्ड में गुज़ारनी है, क्योंकि उससे मुझे एक इकोनॉमिक बूस्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो सही। ये कुछ स्टेप्स हैं। नेवर सेटल लेस देन द बेस्ट। आप बड़ी बिल्कुल, चीज़ को छोड़ रहे हो, आप छोटी चीज़ की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म गोल्स की वजह से अपने लॉन्ग टर्म गोल ख़त्म नहीं करने। शॉर्ट सही। टर्म गोल भी सेट करें, लॉन्ग टर्म गोल भी सेट करें, और वो शॉर्ट टर्म गोल ऐसे सेट करें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में हेल्प करें आपकी। सही। तो मुझे बताएँ कि आप स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी करते रहते हैं और आपका क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने देखा है। तो इसमें कोई प्लेटफ़ॉर्म हो स्टूडेंट्स आपके साथ कोई एंगेज होना चाहिए, कोई गाइडेंस के हवाले से कुछ आपके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म हो? अच्छा, मेरा एक प्लेटफ़ॉर्म है अपॉर्च्युनिटीज़ अब्रॉड के नाम से, उसमें 500 प्लस लोग मेरे साथ लिंक्ड हैं। वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को अच्छी राह भी दिखा सकते हैं तो आप दिखाएँ। मेरा एक शेयर का बटन दबाने से किसी का मेरा कोई नुकसान नहीं होता इतना, हुँ, बट हुँ। मुझे पता चलता रहता है तो किसी का फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गए भी हैं, जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि गाइडेंस भी लेते हैं। तो अल्टीमेटली डिपेंड बच्चे पे ही कर रहा होता है। अगर किसी ने मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो मेरे इंस्टाग्राम से मुझे रीच आउट कर सकता है। सही। वो आपको मैं लिंक भी शेयर कर लिंक देता शेयर कर हूँ। दीजिएगा। तो बाकी बच्चे की अपनी मेहनत है। मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चा अपने फ्यूचर के लिए खुद मेहनत नहीं करेगा, उसके जी, फ्यूचर के लिए कोई और भी मेहनत नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको मेहनत करनी है, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो यू कैन डेफिनिटली रीच आउट टू मी। जी, बिल्कुल अगर किसी भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस चाहिए हो तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ अब्रॉड पे जाके डॉक्टर अली से राब्ता भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर आपके कीमती टाइम का। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।